Good morning, students. Today we are going to discuss our new topic that is powers of Indian President during peace time. भारत के राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों का वर्णन करें। और इस लेक्चर में हम लोग विशेष तौर पर सामान्यकालीन शक्तियों में जो पहला पार्ट है कार्यपालिका शक्तियाँ उसका हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का यदि जिक्र करें तो उसमें सामान्यकालीन शक्तियाँ होती हैं और इमरजेंसी पावर्स है, यानी दो पार्ट उसके बनाए गए हैं। उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर्स का राष्ट्रपति के लिए, एक तो उस समय के लिए है जब देश में कोई क्रिटिकल सिचुएशन की स्थिति नहीं होती है और रूटीन वाइज चीज़ें चल रही होती हैं, प्रशासनिक और राष्ट्रीय स्तर पर कोई किसी तरह के संकट का सामना नहीं करना पड़ रहा होता है, तो उस टाइम के लिए अलग पावर्स राष्ट्रपति के लिए डिसाइड करी गई है। और एक उस टाइम के लिए है जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति होती है या किसी हिस्से में आपातकाल की स्थिति होती है या फिर अर्थव्यवस्था को कोई क्राइसिस की स्थिति होती है, तो उस समय के लिए अलग पावर्स का प्रयोग राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक तौर पर डिसाइड किया गया है। ओके। तो हम लोग आज के क्वेश्चंस में हम लोग सामान्यकालीन शक्तियों का जिक्र कर रहे हैं। तो कार्यपालिका शक्तियाँ, पहला जो इसका टाइप है सामान्यकालीन शक्तियों का, वो है कार्यपालिका से संबंधित शक्तियाँ, यानी जो सरकार के तीन अंग होते हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो उसमें जो दूसरा अंग है जिसका काम बनाए गए कानूनों को इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है, उससे संबंधित जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें आर्टिकल जो 53 है उसमें कहा गया है कि जो संघ की कार्यपालिका से संबंधित शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी और संविधान के अकॉर्डिंग या तो वो स्वयं उसका प्रयोग करेगा या वो अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा उसका प्रयोग करेगा। तो क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, तो संसदीय शासन प्रणाली में एक नामांतर की कार्यपालिका हमने क्रिएट कर रखी है, एक वास्तविक कार्यपालिका है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है, नॉमिनल पावर्स हमने राष्ट्रपति को दे रखी है और जो एक्चुअल पावर है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रयोग की जाती है। तो कार्यपालिका शक्तियाँ ओवरऑल अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हम लोग देखें तो राष्ट्रपति के नाम पे जारी होती है। कार्यपालिका शक्तियों का जो प्रयोग है वो राष्ट्रपति के नाम से जारी होता है, लेकिन वास्तव में उसका जो प्रयोग है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो इसमें यदि इसकी सब पार्ट्स की सब टाइप्स की हम लोग यदि बात करें तो पहला है प्रशासनिक शक्तियाँ। तो प्रशासन को जो चलाने की जिम्मेदारी है संविधान में, वो राष्ट्रपति के नाम पर ही प्रशासन चलाया जाता है। जो भी मंत्रिपरिषद की व्यवस्था होती है, तो मंत्रिपरिषद में विभिन्न मंत्रियों को अलग-अलग मंत्रालय अलॉट किए जाते हैं और उन मंत्रालयों से संबंधित जो सामान्य प्रशासन है उसको चलाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुचारू रूप से देश में जो भी प्रशासन है उसको चलाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मंत्रियों की होती है। लेकिन संवैधानिक तौर पर वो इसका जो प्रयोग है वो राष्ट्रपति के नाम पर करते हैं। ठीक है। संघ की जितनी भी प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग होता है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। और प्रशासन से संबंधित किसी भी तरह की जो इंफॉर्मेशन है राष्ट्रपति संबंधित मंत्रियों से ले सकता है या फिर वो ऑलमोस्ट जैसे प्रधानमंत्री से इस विषय में प्रशासनिक जो भी कोई दायित्व है उससे संबंधित सूचना अगर कोई वो प्राप्त करना चाहता है तो वो कर सकता है। ओके। नेक्स्ट है सैनिक शक्तियाँ। सेनाओं से संबंधित भी राष्ट्रपति की पावर्स भारत में डिसाइड करी गई है कॉन्स्टिट्यूशनली। तो एक तो वो तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। सेना के जो भी उच्चाधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हालांकि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नियुक्ति नहीं करता है, सरकार की तरफ से यानी कार्यपालिका की तरफ से जब भी उसको जो भी नाम दिया जाता है तो उसी को अपॉइंट जो हो कर देता है। सेना के जो सेना में जो उपाधियाँ दी जाती हैं उसको प्रदान करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी राष्ट्रपति को है। सेना से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले राष्ट्रपति के नाम से लिए जाते हैं, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो सेना के उच्च अधिकारियों की होती है। सेनाओं के जो भी अध्यक्ष होते हैं या जो भी हाई लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, तो उनसे परामर्श करके ही वो डिसीजंस जो वो राष्ट्रपति के नाम से फिर जारी किया जाता है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद से संबंधित शक्तियाँ। भारत में क्योंकि
संसदीय शासन प्रणाली है तो संघीय मंत्री परिषद है, और क्योंकि ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी है भारत में, तो एक तो संघीय मंत्री परिषद है और राज्यों के अलग मंत्री परिषद है। तो जो संघीय मंत्री परिषद है उसके उसका जो निर्माण है उसमें राष्ट्रपति की भूमिका होती है। देश में जब भी इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के बाद बहुमत की देखा जाता है कि किसी एक पार्टी को बहुमत मिला है या फिर किसी एक पार्टी को बहुमत ना मिल करके किसी गठबंधन को बहुमत मिला है, तो वो अपना एक नेता डिक्लेयर करते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर। कई बार चुनाव से पहले भी प्राइम मिनिस्टेरियल जो कैंडिडेट हैं वो डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। तो उसके नेतृत्व में फिर मंत्रिपरिषद के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है, और उसमें जो भी लिस्ट दी जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को, उन उन मंत्रियों को वो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री के तौर पे शपथ दिला देता है। प्रधानमंत्री को भी शपथ दिलाता है। तो मंत्रिपरिषद के निर्माण में भूमिका है राष्ट्रपति की। तो मंत्रिपरिषद से संबंधित शक्तियों की यदि हम लोग बात करें तो उसके नेक्स्ट है नियुक्तियों और पदमुक्ति। जो भी भारत में विभिन्न महत्वपूर्ण जो भी पोस्ट डिसाइड करी गई है, तो विभिन्न जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनको अपॉइंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी राष्ट्रपति के पास होती है। लेकिन इसमें अपनी मर्जी से इस पावर का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं करता है। ऑलमोस्ट पावर्स का जो प्रयोग है राष्ट्रपति के द्वारा, चाहे वो इमरजेंसी पावर है या पीस टाइम की पावर है, वो जो सरकार कहती है उसी के अकॉर्डिंग उसको पावर का अपना प्रयोग करना पड़ता है। तो जो भी जैसे यूपीएससी है या फिर जैसे जो मंत्री हैं, संघ के जो मंत्री हैं, उनकी उनको नियुक्त करना है या उनको पद से हटाना है, तो प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रियों को पद से हटा सकता है राष्ट्रपति। इसके अलावा जैसे राष्ट्रीय सतर के जो आयोग हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग को भी संवैधानिक दर्जा मिल चुका है, वित्त आयोग है, चुनाव आयोग के 3 सदस्य हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त है, अन्य चुनाव आयुक्त है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, सीएजी की पोस्ट है। तो ये जो विभिन्न पदाधिकारी होते हैं उनको नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान करी जाती है। और इसके अलावा जो भी विभिन्न पदाधिकारी हैं भारत में, महत्वपूर्ण जो भी पद हैं, उनको पद मुक्ति में भी राष्ट्रपति का रोल है, उनको पद से हटाने में भी राष्ट्रपति का एक रोल है। मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति हटा सकता है। राज्यों के राज्यपाल जो होते हैं उनकी भी नियुक्ति क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा होती है, तो एक आदेश के द्वारा उनको भी राष्ट्रपति हटा सकता है। इसके अलावा जो भी जैसे महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं, जिन जिन पदाधिकारियों के लिए जिस जिस तरीके का वर्णन किया गया है। अब जैसे क्योंकि कुछ ऐसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यदि उनको पद से हटाना है तो उसके लिए एक अलग तय प्रक्रिया है, इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा उनको राष्ट्रपति हटा सकता है। तो नियुक्ति और पद मुक्ति दोनों में राष्ट्रपति की पावर होती है। ओके। नेक्स्ट इज केंद्र शासित प्रदेशों का शासन चलाना। भारत में जो भी राज्यों की व्यवस्था है और इसके अलावा कुछ यूनियन टेरिटरीज की व्यवस्था भी की गई है। इनकी संख्या चेंज होती रहती है। तो जो यूनियन टेरिटरीज का जो प्रशासन है उसको क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाया जाता है, केंद्र के अधीन वो आता है। तो केंद्र के अधीन जो जो इकाइयाँ आती हैं उनका जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति के नाम से ही चलाया जाता है। कुछ जो यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पे प्रशासक की व्यवस्था है, कुछ में एलजी की व्यवस्था है। दो जैसे यदि हम लोग देखें पुदुचेरी और दिल्ली की यदि हम लोग बात करें तो उसमें क्योंकि मुख्यमंत्री का पद है तो एलजी की व्यवस्था की गई है। तो जो भी केंद्र शासित इकाइयाँ हैं तो उनको वहाँ पर प्रशासन को के प्रबंध की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नियंत्रण की जो जिम्मेदारी है, वो राष्ट्रपति के नाम से वहाँ पे लागू की जाती है। ओके। नेक्स्ट है विदेशी मामले, जो फॉरेन अफेयर्स है। एक तो विदेश यात्राओं में वो भारत का रिप्रेजेंटेटिव करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है, प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि राष्ट्रपति की यात्राओं में कोई महत्वपूर्ण फैसले, संधि समझौते नहीं होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी देश का जो है वो सर्वोच्च व्यक्ति वहाँ पे वो होता है।
ओके, तो रिप्रेजेंटेशन करता है भारत का विभिन्न देशों में। इसके अलावा जो भी भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी ऑफिसर्स हैं, चाहे हमारे डिप्लोमेट्स हैं, जो हमारे एम्बेसडर्स राजदूत अलग अलग देशों में कार्यरत हैं, उच्चायुक्त हैं हमारे, वाणिज्य दूत हैं हमारे, तो उनकी नियुक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा जो अन्य देशों के जो भी हाई कमीशंस एम्बेसीज यहाँ पे काम कर रही हैं भारत में, तो उनके विदेश सेवा के अधिकारियों को परमिशन देता है यहाँ पे काम करने के लिए राष्ट्रपति। ओके, इसके अलावा संधि समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। भारत की सरकार जो भी विभिन्न देशों के साथ कोई एग्रीमेंट करती है, किसी संगठन के साथ कोई एग्रीमेंट करती है, कोई ट्रीटी करती है, कोई संधि करती है, तो राष्ट्रपति के नाम से ही जारी जो की जाती है, राष्ट्रपति के नाम से वो लागू की जाती है। ओके, नेक्स्ट है राज्य सरकारों को निर्देश देना। कार्यपालिका शक्तियों में लास्ट यदि हम लोग देखें, तो उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट्स है हमारे यहाँ पे, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को टाइम टू टाइम राष्ट्रपति की तरफ से भी निर्देशित किया जाता है या सरकार की तरफ से निर्देशित किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, कि जो भी उनकी प्रशासनिक वैधानिक शक्तियाँ हैं, तो वो उसका किस तरह से उनको प्रयोग करना है। अगर ऐसा मालूम होता है, इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आती है, या फिर जो भी दिए गए निर्देश हैं उसका पालन नहीं होता है, या संवैधानिक व्यवस्था को वहाँ पर कोई दिक्कत पैदा होती है, तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है इस बिहाफ के ऊपर भी, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो दिए गए निर्देशों का उचित तरीके से पालन नहीं कर रही है, क्योंकि जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश को संभालने की, देश की सुरक्षा की, तो वो केंद्र सरकार की होती है। तो इस वजह से जो भी राष्ट्रपति के नाम से राज्य सरकारों को टाइम टू टाइम विभिन्न निर्देश भी दिए जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों का डिस्कस हम लोग कर रहे थे। ओके, थैंक यू।